नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं कैरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, महेश वर्णवाल की जो ज्योग्राफी की बुक है उसको हम लोग कवर अप कर रहे हैं। एग्जैक्टली बुक का पीडीएफ यहाँ पर मैं नहीं आपको शो कर सकता, रीज़न थोड़ा कॉपीराइट का है। सो उसके ये नोट्स हैं, जितना समराइज़ हो सकता है उतना समराइज़ इसको करा गया है और जहाँ तक पॉसिबल था वहाँ तक चीज़ों को बहुत ज़्यादा अरेंज किया गया है। सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस महेश वर्णवाल की जो बुक है उसी का लिया गया है, कहीं और से कोई भी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है। सो अभी जो लास्ट लेक्चर था चैप्टर 9 का, तो उसमें हमने देखा था वेदरिंग के बारे में, यानी कि अपक्षय के बारे में। आज जो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे उसमें हम देखेंगे अपर्दन, यानी कि इरोजन क्या होता है और क्या कुछ इम्पॉर्टेंट है इरोजन्स के रिस्पेक्ट में। सो आइए शुरू करें। और शुरू करने से पहले बस इतना कहूँगा कि चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरे यूट्यूब पर आपको महेश वर्णवाल की जो बुक है, जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस वगैरह जो स्टेट एग्जाम्स हैं इसके लिए जो बुक है उसको किसी ने नहीं पढ़ाया है। मैंने खुद भी देखा था, तो ज़्यादातर लोगों ने जो एनसीईआरटी है महेश वर्णवाल की उसको पढ़ाया है। ठीक है। तो अगर आप लोग कवर अप करना चाहते हैं तो मेरे साथ यहाँ पर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। सो यहाँ पर हम बात किसी कर रहे थे इरोजन की। आपने कई बार ये चीज़ देखी होगी, कभी आप किसी नदी के आसपास गए होंगे तो किनारों को आपने कटते हुए देखा होगा। किनारे बहुत ज़्यादा कटे हुए होंगे, नदी की जो धार होती है वो धीरे धीरे किनारों को काटती जाती है। वही क्या है, आपका इरोजन है। ठीक है। अब यहाँ पर एक एक करके सारी चीज़ क्लियर करते हैं। अपक्षयित यानी कि जो वेदर्ड पदार्थ होते हैं उसका अन्यत्र या फिर दूसरी जगह स्थानांतरण ही अपर्दन कहलाता है। यानी कि अपर्दन ये एक स्टैटिक प्रक्रिया नहीं है, डायनेमिक है। यानी कि इसमें जब कोई पदार्थ है जो घिस रहा है, जो अपर्दित हो रहा है, इरोड हो रहा है, वो उस पर्टिकुलर जगह पर नहीं रहेगा, चाहे हवा के माध्यम से किसी दूसरे स्थान पे जाए या फिर वो पानी के माध्यम से, लेकिन उसका स्थान परिवर्तन होगा ही होगा। ठीक है। इसमें गतिशील क्रिया होती है। वे सभी क्रियाएं जो धरातल को सामान्य तल पर लाने का प्रयास करती हैं उन्हें प्रवणता संतुलन की प्रक्रियाएं कहते हैं, यानी कि ग्रेडियंट बैलेंसिंग प्रोसेसेस कहा जाता है। आपने अरावली माउंटेन्स के बारे में सुना होगा कि एक टाइम पर बहुत हाइटेड हुआ करते थे, ऊंचे थे, लेकिन समय के साथ में धीरे धीरे वो कम होते चले गए। आज जब आप दिल्ली में ओल्ड जेएनयू, मतलब ओल्ड जो वो है आपका जेएनयू वाला साइट है, वहाँ पर जब आप जाओगे तो वो पूरी सड़क जो है इस तरीके से कुछ उठी हुई है और वहीं पे पूरा जेएनयू कैंपस बसा हुआ है और वो पूरा अरावली रेंजेस पर ही है। बट एक टाइम पर वो इतना कम हाइट पे नहीं था, काफ़ी ज़्यादा हाइट हुआ करती थी अरावली माउंटेन्स की, बट इरोड होता चला गया। अलग अलग फैक्टर्स थे जिनकी वजह से। ठीक है। सो होता क्या है कि धरातल को सामान्य तल पर लाने के जो प्रयास करती हैं वो प्रक्रियाएं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, ग्रेडियंट बैलेंसिंग पावर, यानी कि प्रवणता संतुलन की प्रक्रियाएं। ठीक है। अब ये जो प्रवणता संतुलन की प्रक्रियाएं हैं इसमें अलग अलग प्रोसेसेस हो सकते हैं जिनकी वजह से कहीं पर जो धरातल उठा हुआ है, कहीं माउंटेन्स हैं, वो धीरे धीरे घिसते चले जाएंगे। उसके अलग अलग फैक्टर्स होंगे घिसने के, चाहे वो हवा की वजह से घिस रहे हों या फिर वो पानी की वजह से घिस रहे हों। ठीक है। या फिर टेम्परेचर एकदम से राइज कर रहा है फिर डाउन जा रहा है। तो कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से वो माउंटेन धीरे धीरे मतलब डिक्रीज करेंगे और वो जो उठा हुआ पार्ट है माउंटेन का वो धीरे धीरे समतल स्थिति पे आ जाएगा, यानी कि जो एक टाइम पर पहले था उसी तरह से वो हो जाएगा। तो ऐसी जो बैलेंसिंग पावर्स होती हैं इन्हीं को ग्रेडियंट बैलेंसिंग प्रोसेसेस कहा जाता है। बाह्य कारकों द्वारा स्थलीय धरातल के अपर्दन को निम्नीकरण यानी कि डिग्रेडेशन कहा जाता है। यानी कि बाह्य कारक का मतलब क्या हो गया, बाहर से जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे हवा चल रही है या फिर पानी उसके ऊपर से जा रहा है, बारिश हो रही है, उसकी वजह से जो अपर्दन हो रहा है, जो इरोजन हो रहा है, उसी को क्या बोला जाता है, डिग्रेडेशन बोला जाता है। धरातल के निचले भागों को भरकर ऊंचा करना ये अभिवृद्धि या फिर एग्रेडेशन कहलाता है। यानी कि जो निचले भाग हैं, सपोज कि ये इस तरीके से एक माउंटेन है, अब यहाँ पर ये इसका निचला भाग है। अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ये तो पार्ट कम हो रहा है, अलग अलग रीजन्स हो सकते हैं उसकी वजह से पार्ट कम होता जाएगा और यहाँ पर ये भरता चला जाएगा। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, भर रहा है और ऊंचा हो रहा है, अपनी जो प्राइमरी हाइट थी उससे ऊपर उठ गया। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, आपका एग्रेडेशन कहलाता है। ठीक है। और डिग्रेडेशन वो ऊपर वाला हो गया। चलिए इसके बाद बात करते हैं कि अपर्दन के अंतर्गत प्रमुख प्रक्रियाएं ये कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं। सबसे पहले बात करते हैं एब्रेजन की।
या फिर अपघर्षण। ठीक है, एब्रेजन का मतलब क्या है, जब कोई प्रक्रम अपने साथ पत्थर, कंकड़, बालू आदि पदार्थों को लेकर आगे बढ़ती है तो इन पदार्थों के संपर्क में आने वाली चट्टानों के घर्षण द्वारा क्षरण या फिर कोरोजन होता है और इसी को अपघर्षण कहते हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, आपने नदी को बहते हुए देखा होगा, आपने देखा होगा कई सारे कंकड़ जो होते हैं वो उसके साथ में बहते हैं। अब वो धरातल पर भी नीचे रगसते हैं, जो जहाँ पर नदी बह रही है नीचे वो रगड़ खा रहे हैं, साइडों में भी रगड़ खा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा हर एक प्रक्रम जिसमें वो अपने साथ पत्थर लेके आए, कंकड़ लेके आए, बालू लेके आए और उन पदार्थों को आगे लेके चले और इनके संपर्क में आने से चट्टाने जो हैं वो घर्षण हो, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अगर एक ये पत्थर है और दूसरा पत्थर बहता हुआ आ रहा है तो ये यहाँ पर घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा टूटेगा, ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा। तो इस तरीके का जो कोरोजन होगा वो क्या कहलाएगा, आपका अपघर्षण कहलाएगा। इसके बाद सन्नी घर्षण या फिर एट्रीशन की बात करें, सो किसी प्रक्रम के साथ बहने वाले पदार्थों के आपस में टकराकर छोटा होने की जो प्रक्रिया होती है वो सन्नी घर्षण, यानी कि साथ में जो घर्षण हो रहा है, मतलब नदी बह रही है उसके साथ में दो पत्थर हैं वो आपस में बह रहे हैं और आपस में ही वो टकराए, वो साइड में चट्टानों से नहीं टकरा रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, उनके बीच में घर्षण हो रहा है और वो टूट कर छोटे हो रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे, एट्रीशन बोलेंगे। इसके बाद आगे बात करते हैं घोलन या फिर संक्षारण की। घोलन या फिर कोरोजन, इसका मतलब क्या है कि घुलनशील चट्टानें, मतलब जो पानी के साथ धीरे धीरे घुल जाएं, जिसमें आपका डोलोमाइट आती है, चूना पत्थर हो गया, ये जल क्रिया द्वारा घुलकर शैल से अलग हो जाते हैं और इसी को संक्षरण कहा जाता है। ठीक है, और यह भूमिगत जल और जो बहता हुआ जल होता है उसकी वजह से होता है और इसी से कास्ट स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। सो एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो स्टेटमेंट वाइज भी आ सकता है और आपसे ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी चट्टान जो है वो उसमें इस तरीके की स्थलाकृति देखने को मिलेगी, लैंडफॉर्म मिलेगी कास्ट वाली। ठीक है, तो ये किस में मिलेगी, जिसमें जो चट्टान होगी वो घुलनशील हो। ठीक है, अब वो अंदर, अगर यहाँ पर जैसे आप ये इमेज देख रहे हो, इस इमेज में क्या दिया हुआ है, इस इमेज में दिया हुआ है एक तरीके की स्थलाकृति है ये। ठीक है, अब ये स्थलाकृति बनी कैसे, अंदर पानी बह रहा होगा धीरे धीरे। अब ये कैसी चट्टान है, जिसके अंदर मतलब चूना पत्थर टाइप की है या फिर डोलोमाइट टाइप की है, तो धीरे धीरे उस पानी के साथ घुल गई और बीच बीच में कुछ ये इसका पार्ट रह गया, तो ये जो आकृति बनी ये कास्ट स्थलाकृति बनेगी। ठीक है, इस तरीके की स्थलाकृति को क्या बोलेंगे, कास्ट स्थलाकृति। एग्जामिनेशन में आपसे ये पूछा जाएगा निम्न में से किस तरीके की चट्टानों के द्वारा कास्ट स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, तो आपको याद रखना है वो चट्टानें जो पानी के साथ में घुल जाएं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोलिक एक्शन या फिर जलगति क्रिया की। तो जब जल की तीव्र गति के कारण चट्टान जो है वो टूट टूट कर अलग हो जाती है उसे जलगति क्रिया कहते हैं और ये सागरीय तरंगों और नदियों द्वारा होता है। आपने कई बार देखा होगा, अगर मतलब YouTube पे भी कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें नदी की धारा बहुत तेज़ हो, तो वो नदी की धारा क्या करेगी, अगर कोई पत्थर साइड में पड़ा हुआ तो उस पर धीरे धीरे फोर्स लगता जाएगा और इसको ब्रेक कर देगी। ठीक है, इसी तरीके से आपने देखा होगा समुद्र के किनारे जो है बड़े बड़े पत्थर डाले जाते हैं, ये बनाए गए पत्थर होते हैं। ठीक है, मतलब इसको कंस्ट्रक्ट कराया जाता है इस डिज़ाइन के साथ में कि समुद्र की लहरें इसे तोड़ ना पाएँ। कई जगह आपने देखा होगा, कई इमेजेस अगर आप देखोगे यूट्यूब पर या फिर गूगल सर्च कर लो तो उस पर भी आप देखो कई सारी की इमेजेस ऐसी होंगी पत्थरों की जो समुद्र के किनारे होंगे और कहीं जगह टूट चुके होंगे, ऐसा लगेगा किसी ने उनको बड़ा तराश दिया है। सो वो तराशा किसने, वो सागर की जो तरंगे हैं, वो लहरें जो हैं जो बार बार उससे टकरा रही हैं, उनकी वजह से ऐसी उसकी पूरा एक आकृति बन जाती है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं वाटर प्रेशर की, यानी कि जलदाब क्रिया। सो जब किसी चट्टान में जल के दबाव की वजह से अपरदन या फिर इरोजन की प्रक्रिया होती है तो उसको क्या बोलते हैं, जलदाब क्रिया कहा जाता है। ये तो बिल्कुल सिंपल सा है कि वाटर प्रेशर की वजह से जब इरोजन होगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका वाटर प्रेशर इरोजन। ठीक है, और ये मेनली किसकी वजह से होता है, सागरीय तरंगों की वजह से। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं प्लकिंग। अब इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, प्लकिंग यानी कि सीधे से उखाड़ देना। सो जब हिमानियों द्वारा, मतलब हिमानियाँ जो होती हैं आपकी, उनकी वजह से ये होता है, हिमानियाँ अपने प्रवाह मार्ग की चट्टानों को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उत्पाटन या फिर प्लकिंग बोलते हैं। यानी कि ये एक ग्लेशियर है। ठीक है, नीचे ऑब्वियसली बात है कि चट्टान होगी, अब कुछ यहाँ पर
पत्थर भी इस तरीके से होंगे, लेकिन जब ये पूरा स्लाइड करेगी तो इन पत्थरों के उखाड़ती हुई जाएगी, सीधे सीधे उखाड़ देगी। यही क्या है, आपका प्लकिंग है। ठीक है, इसके बाद अपवहन की बात करें, सो इसमें क्या है कि ये पवन के द्वारा शुष्क या फिर अर्धशुष्क प्रदेशों में अवसादों के उड़ने की प्रक्रिया है, यानी कि जो सेडिमेंट्स हैं उनको उड़ा कर ले जाएगी, अपवहन। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपर्दन चक्र की। सो अभी तक हमने ये देख लिया कि अपर्दन यानी कि इरोजन ये किस किस तरीके से होता है, अलग अलग कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, किसकी वजह से होता है कोई पर्टिकुलर टाइप का इरोजन, वो सब हमने देख लिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे इरोजन की साइकिल। सो अपर्दन चक्र ये बहिर्जात और अंतर्जात बलों का सम्मिलित परिणाम होता है, यानी कि बाहर से लगने वाली फोर्सेस और अंदर से जो लगने वाली फोर्सेस हैं, दोनों का एक कंबाइंड इफेक्ट है जो कि आपका इरोजन चक्र के अंतर्गत आता है। अंतर्जात बल यानी कि पटल विरूपणी बल। पटल विरूपणी बल का मतलब क्या हो गया कि जो लैंड फॉर्म के स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दे। सपोज अभी एक नदी है वो इस तरीके से बह रही है, ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पर भूकंप आया और इधर का कुछ पार्ट ऐसे उठ गया, या फिर नदी के मार्ग में अवरोध उसने इकट्ठा कर दिया, यहाँ पर बीच में रोक दिया, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, तो ये नदी ने अपना पूरा मार्ग ही बदल लिया। अब नदी में जब मार्ग बदल लिया तो यहाँ का पूरा जो एरिया है वो उसका धीरे धीरे आकृति चेंज होती चली जाएगी। ठीक है, सो वो सारी प्रक्रिया जिसकी वजह से अंतर्जात बल का मतलब क्या हो गया कि ज्वालामुखी क्रिया हो गई, या फिर भूकंप हो गया, या फिर पटल विरूपणी बल हो गया, ये सारी जो हैं ये अंतर्जात बल की कैटेगरी में आएंगे। इनकी वजह से धरातल पर विषमताओं का सृजन होता है। ठीक है, धरातलीय उत्थान द्वारा पर्वत, पठार, पहाड़ियाँ और धरातलीय अवतलन द्वारा झील, खाइयाँ आदि का निर्माण होता है। यानी कि धरातलीय अवतलन का मतलब क्या है कि धरातल पूरा पूरा नीचे बैठ गया। एक सेकेंड रुको, ये धरातल इस तरीके से सरफेस था। अब क्या हुआ, कोई भी ऐसा रीज़न हुआ, चाहे भूकंप की बात कर लें या फिर हम ज्वालामुखी प्रक्रिया की बात कर लें कि एक जगह पूरा लावा जो है वो इकट्ठा हो गया, दूसरी जगह पूरा वो लैंडफॉर्म जो था नीचे की ओर धंस सा गया। अब यहीं पर धीरे धीरे पानी जमा हो गया। ठीक है, अब जब पानी जमा हो गया तो इस तरीके की जो आकृति होगी इसको क्या बोला जाएगा, धरातलीय अवतलन बोला जाएगा, और इसी से झील, खाइयाँ इन सब का निर्माण होगा। और धरातलीय उत्थान की तो बात समझ ही गई कि एक पर्टिकुलर जगह जो है लैंड जो है वो ऊपर उठ गई, दैट मीन्स वहाँ पर्वत बन सकता है, वहाँ पठार बन सकता है, वहाँ पहाड़ियाँ भी बन सकती हैं। जैसे ही धरातल में उत्थान विषमताओं का सृजन होगा, बहिर्जात बल यानी कि जो बाहर से लगने वाला बल है वो अपना काम स्टार्ट कर देगा, और वो जो है यहाँ पर समतल स्थापक। सो ये जो समतल स्थापक बल है ये अपना काम फिर से स्टार्ट करना शुरू कर देगा, और इसकी कहानी वही है कि भैया ये फिर से कोशिश करेगा जो बिगड़ी हुई लैंडफॉर्म है उसको वापस से उसके जो पहले उसका रूप था उसके अंदर चेंज किया जाए, जिसके फलस्वरूप विशिष्ट स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अच्छा, यहाँ पर अब कुछ जियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग इसकी संकल्पनाएं दी, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जेम्स हटन की। इन्होंने एक रूपतावादी संकल्पना दी। सर्वप्रथम स्कॉटिश भूगर्भ शास्त्री थे ये, ठीक है, स्कॉटलैंड के थे और भूगर्भ शास्त्री थे जेम्स हटन। इन्होंने बोला कि भू आकृतियों के संदर्भ में एक रूपतावाद की अवधारणा जो है वही सर्वमान्य है, और इन्होंने ये बताया कि वर्तमान जो है वो भूत की कुंजी है, यानी कि आज जो है उसका सब कुछ जो है वो उसके पास्ट में छुपा हुआ है। ठीक है, उनकी एक रूपतावादी संकल्पना को जो उनके शिष्य थे, एक थे जॉन प्लेफेयर और दूसरे थे सर चार्ल्स लयेल, इन लोगों ने आगे बढ़ाया। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला है आपका विलियम मॉरिस डेविस। इनकी अवधारणा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के भूगोल वेदता थे, और इन्होंने ये बोला कि किसी भी स्थलाकृति के निर्माण और विकास का एक ऐतिहासिक क्रम होता है जिसके अंतर्गत उसे तरुण यानी कि यंग, प्रौढ़ यानी कि मैच्योर और जीर्ण यानी कि ओल्ड अवस्थाओं से होकर गुजरना होता है। उनकी इस विचारधारा पर डार्विन का जो जैविक विकासवादी अवधारणा है उसका भी प्रभाव देखा जाता है। सो एग्जैक्टली आपको जो याद रखना है यूपीपीसीएस के लिए या फिर समीक्षा अधिकारी के लिए, सो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो 3 फेजेस की बात करी है किसी भी स्थलाकृति के निर्माण और उसके विकास के बारे में, सो ये किसने बोला है, ये बोला है आपका विलियम मॉरिस डेविस ने। ठीक है, और एक रूपतावादी जो संकल्पना है वो किसने दी है, वो है जेम्स हटन। तो ये 2 पॉइंट हैं जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। इसके बाद डेविस की बात करते हैं आगे।
डेविस ने बताया कि स्थलाकृतियाँ चट्टानों की संरचना, अपर्दन के प्रक्रमों और समय की अवधि या फिर विभिन्न अवस्थाओं का परिणाम होती हैं। ठीक है, कोई भी स्थलाकृति हो गई, वो चट्टान की संरचना कैसी है, कंपोजिशन कैसी है, किस तरीके की चट्टान है, बनी किससे है, ठीक है, इस पर डिपेंड करती है। इरोजन का जो प्रोसेस है वो किस तरीके का है, और समय की अवधि या फिर जो विभिन्न जो उसकी फेजेस हैं उन सब का मिलाकर जो है ये परिणाम निकल के आता है। और इसे डेविस का त्रिकट यानी कि ट्रायो ऑफ डेविस भी कहा जाता है। डेविस के अनुसार अपर्दन चक्र समय की वह अवधि है जिसमें एक उत्थित भूखंड अपर्दन की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए अंततः एक संप्राय मैदान में बदल जाता है तथा इसमें कहीं कहीं थोड़े उठे हुए भाग मोनोडाइक के रूप में शेष बचे रह जाते हैं। यानी कि एक पहले कोई लैंडफॉर्म था वो पूरा उठ गया, ठीक है, अपनी पहले की जो स्थिति थी उससे कहीं ज़्यादा हाइटेड हो गया, ऊंचाई पर पहुंच गया, फिर धीरे धीरे वो इरोड होना शुरू होगा और वापस से वो संप्राय मैदान में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि प्लेन मैदान में कन्वर्ट हो जाएगा। बट थोड़ी थोड़ी उसके अंदर क्या रहेगा, कुछ कुछ जगह ऐसा होगा कि वो हाइट थोड़ी बहुत बनी रहे, उसी को मोनोडाइक बोला गया है। ये सारी बात किसने करी, डेविस ने। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्टर पैंक की जो अवधारणा है, जो जर्मनी के थे वॉल्टर पैंक। इन्होंने बोला कि भू आकृतिक चक्र में डेविस के जो त्वरित और अल्पावधि उत्थान की जो अवधारणा है उसको तो इन्होंने माना नहीं, उसको तो इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। और उन्होंने क्या बताया कि स्थलाकृतियाँ उत्थान और निम्नीकरण की दर तथा दोनों की जो प्रावस्थाएं हैं, जो फेजेस हैं, उसके परस्पर संबंधों का प्रतिफल होती हैं। ठीक है, यानी कि जब कोई स्थलाकृति है, कोई लैंडफॉर्म है जो उठ रही है और बाद में वो निम्नीकरण यानी कि वो डिग्रेड हो रही है, ठीक है, वो उसकी हाइट कम हो रही है, सो दोनों की जो फेजेस हैं उसके बीच में एक रिलेशन होता है, उसी की वजह से ये सब कुछ होता है। उन्होंने उठते हुए स्थलखंड का एक नाम दिया प्राइमार्फ, और जो अपर्दन के प्रक्रम से गुजरने के बाद स्थलाकृतियों का जो अंतिम परिणाम है, जो संप्रदाय मैदान में बदल जाता है, उसको क्या बोला, इंडार्फ। सो इन्होंने दो टर्म दी हैं, ठीक है, पहली जो उठता हुआ स्थलखंड होगा उसको बुलाए प्राइमार्फ, दूसरा जब संप्रदाय मैदान में फाइनली वो बदल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इंडार्फ। ये किसने बोला, ये बोला वॉल्टर पैंक ने। चलो इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं प्लेडिप्लेशन चक्र की जो संकल्पना है। इस संकल्पना को एल.सी. किंग द्वारा अर्ध शुष्क प्रदेशों के लिए दिया गया है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आता है आपका अपर्दन के प्रक्रम। अच्छा, इस वाले टॉपिक को कल हम लोग कवर अप करेंगे। आज के इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो तो ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा। कुछ सब्सक्राइबर हैं हमारे जो कई बार मुझसे बोल चुके हैं कि सर इस सीरीज़ को बिल्कुल मत रोकिए। ठीक है, सो आप ही लोगों के कहने पर अब हर एक दिन एक वीडियो आएगा। वीडियो की लेंथ स्टार्टिंग में मैं कम रखूँगा क्योंकि ये पूरे नोट्स बनाने पड़ते हैं, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, बट ये सीरीज़ अब बंद होगी नहीं। जब तक आपका एग्ज़ाम होगा यूपीपीसीएस का या फिर समीक्षा अधिकारी का, तब तक पूरी बुक फिनिश हो जाएगी। इस बात का आप लोग एकदम विश्वास रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात क्या कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी नहीं लेकिन बाद में जो ये सारी फाइल्स हैं ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा वहाँ पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।